भाई एक बहन अनेक। ये कहानी सत्यम नाम के एक लड़के की है। सत्यम 5 साल का था जब उसके माता पिता उसको छोड़कर चले गए। सत्यम की 5 बहनें थी, आरती, प्रिया, काजल, नैना और दिव्यांशी। माता पिता के जाने के बाद से सत्यम अपनी 5 बहनों के साथ रहता था। 5 बहनें उससे बड़ी थी। सबसे बड़ी वाली दीदी का नाम दिव्यांशी था। एक दिन सत्यम दिव्यांशी से कहता है, दिव्यांशी दीदी, मुझे और भूख लगी है, आधी रोटी में मेरा पेट नहीं भरा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मैं अभी तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ। सत्यम से ऐसा कहकर दिव्यांशी अपने मन में सोचने लगती है, क्या करूँ? घर में जो भी आटा था सबकी रोटी बना दी। सबके हिस्से में आधी आधी रोटी आई थी। अब सत्यम को और रोटी कहाँ से दूं? एक काम करती हूँ, अपने हिस्से की दे देती हूँ। दिव्यांशी जैसे ही अपने हिस्से की रोटी सत्यम के प्लेट में रखने लगती है, वो देखती है कि उसकी 4 बहनें पहले ही अपनी रोटी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसके प्लेट में रख चुकी है। दिव्यांशी दीदी, ये देखो मेरे पास कितनी सारी रोटियां हैं। मुझे आरती दीदी, काजल दीदी, प्रिया दीदी, नैना दीदी सबने अपनी अपनी रोटी में से थोड़ा सा हिस्सा दे दिया। हाँ दीदी, हम सबको इतनी ज्यादा भूख नहीं थी, और वैसे भी सत्यम हमारा छोटा भाई है। अगर उसका पेट भरेगा तो हमें भी ऐसा लगेगा कि हमारा भी पेट भर गया, इसलिए हमने अपनी रोटी में से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा सत्यम को दे दिया। मेरी प्यारी बहनों, तुम सब कितनी समझदार हो गई हो। माँ और पापा के जाने के बाद से सत्यम बहुत उदास रहने लगा है और इस कारण वो बहुत दुबला पतला भी हो गया है। हम सभी बहनों को मिलकर अपने भाई को सारी खुशी देनी होगी। हमारे ऊपर चाहे कितने भी दुख आ जाए, लेकिन हमारा भाई हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। मैंने वैसे भी गांव के जमींदार साहब से बात कर ली है। वो हमें अपने खेत पर मजदूरी का काम देने के लिए तैयार है। अब हम सब मिलकर मजदूरी करेंगे और सत्यम को पढ़ने के लिए शहर भेज देंगे। फिर सत्यम की बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी। सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा। इस तरह 5 बहनें सत्यम को बहुत प्यार करती थी। वो 5 मिलकर सत्यम को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देती थी और उसे हमेशा कोई न कोई गिफ्ट लाकर देती रहती थी। अरे वाह नैना दीदी, ये बैट बॉल तो बहुत अच्छा है। तुम्हें बैट बॉल बहुत पसंद आया? तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। देखो, हम तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद की टी शर्ट लेकर आए हैं। तुम्हें यही टी शर्ट चाहिए थी ना? अरे वाह दीदी, लेकिन ये सब किस खुशी में है? आप मुझे इतनी सारी चीजें क्यों दे रही हो? क्योंकि आज मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है। तुम्हें पता है, हमने तुम्हारे लिए लड्डू बनाए हैं। क्या सच में? आप सबने मिलकर मेरे लिए लड्डू बनाए हैं? आप सब बहुत अच्छी हो। मुझे मेरा जन्मदिन बहुत पसंद है क्योंकि आज के दिन आप सब मुझे इतना प्यार करती हो और मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट लेकर आती हो। सत्यम की इतनी प्यारी बातें सुनकर सभी बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो 5 सत्यम को आशीर्वाद देती है और अपने मजदूरी के काम पर निकल जाती है। मजदूरी के काम से पैसे इकट्ठा करके उन 5 ने सत्यम को पढ़ाई लिखाई करने के लिए शहर भेज दिया। हर साल अपने जन्मदिन पर सत्यम गांव आता था और सभी बहनें उसे बहुत प्यार करती थी। इसी तरह काफी साल बीत गए और 5 भाई बहन बड़े हो गए। सत्यम ने पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके शहर में ही नौकरी पकड़ ली। अब नौकरी के कारण वो गांव बहुत कम आ पाता था, जिस कारण सभी बहनें बहुत उदास रहती थी। एक दिन नैना बहुत उदास बैठी थी। जब दिव्यांशी ने नैना को उदास देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ नैना, तुम उदास क्यों बैठी हो? पता नहीं दीदी, बहुत बेचैनी सी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे किसी अपने के साथ कुछ बुरा होने जा रहा है। मैं कुछ समझी नहीं, तुम किसकी बात कर रही हो? कहीं तुम सत्यम की बात तो नहीं कर रही हो ना? मैं सत्यम की ही बात कर रही हूँ दीदी। अगर ऐसा है तो चलो मेरे साथ जमींदार के पास चलते हैं और उनसे मोबाइल मांगकर एक बार सत्यम को कॉल करके उसका हाल चाल पूछेंगे। दोनों बहनें जमींदार के पास जाती है और दिव्यांशी जमींदार से कहती है, जमींदार साहब, मेरे भाई को एक कॉल लगानी है, थोड़ा सा अपना मोबाइल दे दीजिए। जमींदार से मोबाइल लेकर दिव्यांशी अपने भाई को फोन लगाती है, लेकिन उसका भाई फोन नहीं उठा रहा था। दिव्यांशी ने लगातार 5 से 6 कॉल अपने भाई को लगाई,
लेकिन उसके भाई ने एक भी कॉल नहीं उठाई। इस कारण नैना और दिव्यांशी को और घबराहट होने लगी। उन दोनों को सत्यम की चिंता सताने लगी। जमींदार को उनका फोन देकर दोनों घर आ गई और अपनी सभी बहनों को ये बात बताई। सारी बात जानकर सभी बहनों को सत्यम की बहुत चिंता होने लगी। तब दिव्यांशी ने कहा, मेरे पास सत्यम का एड्रेस है, हम शहर चलते हैं और एक बार अपने भाई को देख कर आते हैं। दिव्यांशी का ये आइडिया सभी बहनों को सही लगा, इसलिए सभी बहनें शहर की बस पकड़कर सत्यम के घर पहुंच गई और उसका डोरबेल बजाया। अंदर से किसी लड़की ने दरवाजा खोला और बोली, कौन है आप सब और यहाँ क्या करने आई हैं? आप कौन हो? यहाँ पर सत्यम रहता था। हाँ जी, सत्यम मेरे पति का नाम है। कहिए क्या काम है आपको उनसे? सत्यम ने शादी कर ली है। ये बात जानकर सभी बहनें बहुत हैरान होती है और एक दूसरे को देखने लगती है। तब नैना कहती है, सत्यम भाई ने आपको हमारे बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, उसने तो कहा था कि वो अनाथ है। क्या सत्यम भाई ने ये कहा कि वो अनाथ है? हाँ। तभी वहाँ पर सत्यम आ जाता है और अपनी पांचों बहनों को देखकर हैरान हो जाता है। अरे दीदी, आप सब यहाँ, लेकिन आप सब यहाँ क्यों आई हैं? भाई, हमें तेरी चिंता सता रही थी। तूने हमारा फोन भी नहीं उठाया, इसलिए हम तुझे देखने आए थे। लेकिन यहाँ आकर तो हमें बहुत कुछ पता चला। तूने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। वैसे भाभी बहुत सुंदर है, लेकिन तूने भाभी को ये क्यों नहीं बताया कि तेरी 5 बहनें हैं? दिव्यांशी की सारी बातें सुनकर सत्यम की पत्नी स्वाति कहती है, सत्यम, ये 5 लड़कियाँ तुम्हारी बहन हैं? दिखने में तो किसी भिखारन से कम नहीं लग रही हैं। तुम्हारा फैमिली स्टेटस ऐसा है, शायद इसलिए तुमने मुझसे छुपाया कि तुम्हारी बहनें अभी भी जिंदा हैं। हाँ। ऐसा कहकर स्वाति गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सत्यम स्वाति को आवाज लगाता है, लेकिन वो नहीं रुकती। सत्यम चिल्लाते हुए अपनी बहनों से कहता है, कर दिया ना आप सबने मेरी बीवी को गुस्सा। बेचारी गुस्से में चली गई, अपना फोन भी लेकर नहीं गई है। चलो हटो। ऐसा कहकर सत्यम भागता हुआ अपनी बीवी के पीछे पीछे जाने लगता है। अपने भाई का अचानक से ऐसा बदला हुआ रूप देखकर 5 बहनों को बहुत बुरा लगता है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो 5 बहनें उल्टे पांव अपने गांव आ जाती है और अपने घर में 5 बहनें उदास होकर बैठ जाती है। मुझे कभी नहीं लगा था दीदी कि सत्यम भाई को हम इतना प्यार करते थे और वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। हमने अपने शौक छोड़कर उनके शौक पूरे किए, हर चीज में उनको खुश रखा, खुद एक समय का खाना खाकर उनको बर्थडे पर सरप्राइज दिया। लेकिन आज वो सब भूल गए। आज उनके लिए उनकी पत्नी से बढ़कर कोई नहीं है। कोई बात नहीं आरती, सत्यम बदल गया है तो क्या हुआ? उसके प्रति हमारा प्यार कभी भी कम नहीं होना चाहिए। जैसा भी है, हमारा छोटा भाई है। वो 5 बहनें समय से समझौता करके अपने जीवन को जीने लगती है। रोजाना जमींदार के खेत में मजदूरी करके अपना पेट पालने लगती है। इसी बीच नैना की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। जब डॉक्टर को दिखाया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं नैना के ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है और इलाज के लिए 50,000 रुपए लगेंगे। सभी बहनें टेंशन में आ जाती है क्योंकि उनके पास जोड़ जाड़ कर सिर्फ 10,000 रुपए थे। दीदी, नैना दीदी की तबीयत कैसे ठीक होगी? हमारे पास तो सिर्फ 10,000 रुपए ही हैं। आरती, हमें सत्यम से मदद मांगनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है नैना की तबीयत खराब सुनकर वो हमारी मदद जरूर करेगा। इमरजेंसी में दिव्यांशी और आरती शहर जाती है और अपने भाई से जाकर मिलती है। भाई, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी मदद कर दे। नैना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने 50,000 रुपए मांगा है, हमारे पास 10,000 रुपए ही है। 40,000 रुपए तू दे दे, वो तेरी भी तो बहन है ना। दिव्यांशी की बात सुनकर सत्यम कुछ कहता, इससे पहले ही वहाँ पर स्वाति आ जाती है और कहती है, आप लोगों ने सत्यम को अपना बैंक बैलेंस समझ रखा है क्या, या फिर क्रेडिट कार्ड समझ रखा है कि जब मन किया मुंह उठाकर आए और पैसे मांग लिया? नहीं मिलेंगे आपको कोई पैसे। अगर आपकी बहन मर जाती है तो मर जाए। स्वाति के मुंह से ये बात सुनकर दिव्यांशी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है,
अगर किसी की मदद नहीं कर सकती हो तो कम से कम उसके लिए अपनी जुबान से जहर मत उगलो। और हम यहाँ तुमसे पैसे मांगने नहीं आए हैं, अपने भाई से मांगने आए हैं। देखिए दीदी, आप मेरी पत्नी से ऐसे बात नहीं कर सकती हैं। वाह मेरे भाई वाह, तेरे मुंह से ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। जब तेरी पत्नी ने तेरी बहन को मरने के लिए कह दिया तब तूने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला, और जब तेरी पत्नी को मैंने इस बात के लिए डांटा तो तू मुझे ही कह रहा है। अच्छा है, चल आरती, लगता है हम गलत एड्रेस पर आ गए थे, ये हमारा भाई सत्यम है ही नहीं। ऐसा कहकर दिव्यांशी और आरती वापस गांव आ जाती है और जमींदार से पैसे उधार लेकर नैना का इलाज करवाती है। कुछ समय बाद नैना बिल्कुल ठीक हो जाती है और वापस वो सब अच्छे से रहने लगते हैं। लेकिन तभी एक दिन जमींदार उन 5 बहनों के घर आता है और कहता है, दिव्यांशी बेटी, शहर से किसी स्वाति का फोन आया है, कह रही है तुमसे बात करना है। लाइए दीजिए फोन। हेलो, क्या हुआ भाभी? दिव्यांशी दीदी, मेरे सत्यम को बचा लीजिए, उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसका बहुत खून बह रहा है। उसके ब्लड ग्रुप का ब्लड कहीं नहीं मिल रहा। मेरे पति को बचा लीजिए दीदी, मुझे पूरा यकीन है आप सबका ब्लड सत्यम से जरूर मिल जाएगा। ये खबर सुनकर 5 बहनें फौरन हॉस्पिटल पहुंचती है और 5 मिलकर अपना थोड़ा थोड़ा खून सत्यम को देती है, जिससे सत्यम बिल्कुल ठीक हो जाता है। जब उसको होश आता है तो स्वाति सारी बात सत्यम को बताती है। सत्यम की नजरें झुक जाती है। वो कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आप सबसे अपनी नजरें कैसे मिलाऊं। शुरुआत से लेकर अंत तक आप लोगों ने मुझ पर एहसान ही किया है और एहसान का बदला मैंने बहुत बुरा चुकाया है। मुझे तो आप लोगों से माफी मांगने में भी शर्म आ रही है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हाँ दीदी, ये सही कह रहे हैं। इन्होंने मुझे बताया था कि आप लोगों ने बचपन में इनके लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन मैं ही थी जो इनको भड़काती रहती थी। मुझे माफ कर दीजिएगा दीदी। कोई बात नहीं भैया भाभी, एक बुरा हादसा समझकर हम ये सब भूल जाएंगे और हमारा पूरा परिवार एक साथ गांव में प्यार से रहेगा। हाँ दीदी, अब हम सब गांव में ही रहेंगे, पूरे परिवार के साथ। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ महीनों बाद जब सत्यम की रिकवरी हो जाती है तो वो सभी एक साथ गांव में आकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में एक मजदूर रोहन लाल अपनी पत्नी शीतल के साथ रहता था। वो दोनों दूसरों के खेतों में काम करते थे और उससे जो भी मजदूरी मिलती थी उससे अपना घर चलाते थे। एक दिन वो दोनों अपने मालिक रमन लाल के सेब के बगीचे में काम कर रहे थे। शीतल, इस साल फसल बहुत अच्छी हुई है। सारे सेब एकदम लाल और खिले खिले हैं। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। मालिक जब इतने स्वादिष्ट और लाल सेब देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, और हो सकता है मालिक हमसे खुश होकर हमें कुछ इनाम दे दे या हमें थोड़े ज्यादा पैसे दे दे। अब चलो, तुम जल्दी जल्दी ये सारे सेब को तोड़कर टोकरी में इकट्ठा कर लो। मैं बगीचे की सफाई कर देता हूँ, मालिक आते ही होंगे। उसके बाद दोनों अपना अपना काम करने लगते हैं। उतने में ही वहाँ एक चूहा आ जाता है और लाल लाल सेब देखकर खुश हो जाता है और वो टोकरी में से सेब उठाकर खाने लगता है। जब रोहन की नजर चूहे पर पड़ती है तो वो कहता है, अरे बगीचे में ये चूहा कहाँ से आ गया? मालिक ने देख लिया तो हम पर बहुत गुस्सा करेंगे। हट हट, भाग यहाँ से। रोहन चूहे को भगाने लगता है। रोहन के भगाने पर थोड़ी देर के लिए वो चूहा भाग जाता है, परंतु थोड़ी देर बाद फिर से वो चूहा वापस आ जाता है और दोबारा से सेब खाने लगता है। अरे तुम फिर आ गए, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ऐसा कहकर रोहन डंडा लेकर उस चूहे के पीछे दौड़ने लगता है। रुक जा, तू सेब खाएगा, अभी बताता हूँ तुझे। अब भाग कहाँ रहा है? रुक जा, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, रुक। रोहन चूहे के आगे पीछे तेज तेज दौड़ने लगता है, जिसके चक्कर में बहुत सारे सेब बर्बाद हो जाते हैं। पूरा बगीचा तहस नहस हो जाता है। अरे बस करो जी, आपको चूहे के पकड़ने के चक्कर में पूरा बगीचा तहस नहस हो चुका है। कितने सारे सेब खराब हो गए। तभी उस खेत का मालिक रमन लाल वहाँ आता है और अपने बगीचे की ऐसी हालत देखकर गुस्सा होते हुए रोहन से कहता है, अरे ये क्या किया तुम दोनों ने? तुम लोगों ने मेरा पूरा बगीचा खराब कर दिया। अब तुम्हें आज की कोई मजदूरी नहीं मिलेगी, समझे? तुमने मेरा नुकसान किया है, उसकी भरपाई तुम्हें चुकानी ही होगी।
इतना कहकर रमनलाल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रोहन और शीतल निराश हो जाते हैं। रोहन का उदास चेहरा देखकर वो चूहा रोहन पर हंसने लगता है। चूहे को देखकर रोहन को बहुत गुस्सा आता है। रुक जा, तू हंसता है मुझ पर, अभी बताता हूँ तुझे। इतना बोलकर रोहन वापस से चूहे को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। रुक जा, भागता कहाँ है? अरे कहाँ छुप गया, बाहर आ। तभी शीतल का ध्यान अपने पति की ओर जाता है और वो उसको देखकर चिल्ला उठती है। अरे चूहा तो अपने सर पर है। अच्छा, अब तू नहीं बचेगा। इतना कहकर रोहन अपना सर झटककर चूहे को नीचे गिराता है और उस पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है। वो चूहा तो भाग जाता है, परंतु रोहन को बहुत ही तेज टन की आवाज सुनाई देती है। अरे ये आवाज कैसी थी? रोहन दोबारा से अपनी कुल्हाड़ी उस पर मारता है। वापस से उसे टन की आवाज सुनाई देती है। तभी वहाँ शीतल आती है और तभी शीतल कहती है, लगता है शायद इस जमीन के अंदर कुछ गड़ा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, कहीं कोई खजाना तो नहीं। मुझे यहाँ गड्ढा करना चाहिए। इसके बाद रोहन खुशी खुशी अपनी कुल्हाड़ी से वहाँ खुदाई करने लगता है। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद उसमें से एक घड़ा निकलता है। घड़ा देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, खजाने वाला घड़ा, अब तो हम अमीर हो गए जी। अरे रुको शीतल, एक बार खोल कर देखने तो दो। रोहन उस घड़े को मिट्टी से बाहर निकालता है तो देखता है कि वो घड़ा तो बिल्कुल खाली है। अरे ये घड़ा तो खाली है, लगता है आज का दिन ही खराब है। दोनों पति पत्नी निराश होकर वहाँ बैठ जाते हैं। तभी वहाँ वही चूहा आता है। चूहे को देखकर रोहन को बहुत तेज गुस्सा आता है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वापस से रोहन चूहे के पीछे भागने लगता है। तभी वो चूहा उस घड़े में छलांग लगा लेता है। अब बच के कहाँ जाओगे? जब रोहन उस घड़े के अंदर चूहे को पकड़ने के लिए हाथ अंदर डालता है, तभी उस घड़े में से बहुत सारे चूहे बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर दोनों पति पत्नी चौंक जाते हैं। अरे इतने सारे चूहे, अब ये सारे चूहे मिलकर तो सारे सेब खा जाएंगे। रोहन सर पकड़कर बैठ जाता है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अगर आप उस चूहे के पीछे नहीं पड़ते तो आज ये सब नहीं होता। अरे पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस घड़े के अंदर तो एक ही चूहा गया था, फिर इतने सारे चूहे कैसे बाहर आए? कहीं ये घड़ा कोई जादुई घड़ा तो नहीं है? क्या जादुई घड़ा? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि तुम खुद सोचो कि आखिर ऐसे कैसे हुआ। चलो इस बात का पता लगाते हैं कि घड़ा जादुई है या नहीं। इसके बाद रोहन एक सेब उस घड़े के अंदर डालता है। तभी वो एक सेब बहुत सारे सेब में बदल जाता है। ये देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे ये तो कमाल हो गया, इस जादुई घड़े से तो अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। इसके बाद वो दोनों जादुई घड़ा लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर रोहन उसमें एक 100 का नोट डालता है। वो 100 का एक नोट बहुत सारे नोटों में बदल जाता है। उसके बाद रोहन कुछ पैसे लेकर अपने मालिक रमनलाल के घर पहुंचता है और उसे देते हुए कहता है, ये लो आपके नुकसान के पैसे, और अब मुझे आपकी नौकरी की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर खुशी खुशी रोहन वहाँ से चला जाता है। रोहन को इतना खुश देखकर और उसके पास पैसा देखकर रमनलाल असमंजस में पड़ जाता है। अरे इस रोहन के पास इतना पैसा कहाँ से आया, और ये बड़ा खुश भी लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। उसी रात रमनलाल रोहन के घर जाता है और उसके खिड़की से छुप छुप कर घर का हाल देखने लगता है। रोहन और उसकी पत्नी शीतल उसमें पैसे डालकर बहुत सारे पैसे प्राप्त कर रहे थे। यह देखकर रमनलाल चौंक जाता है और कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल की चीज है। अब ये घड़ा मुझे चाहिए। इस घड़े से मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता हूँ। रमनलाल रोहन के घर के अंदर आता है और रोहन से कहता है, रोहन, ये घड़ा मेरा है। मुझे पता है कि ये तुम्हें मेरे बगीचे से मिला है, इसलिए तुम मुझे ये घड़ा दे दो। परंतु मालिक, परंतु वरंतु कुछ नहीं। इतना बोलकर रमनलाल वो घड़ा लेकर अपने घर आ जाता है। रोहन और शीतल एक बार फिर से निराश हो जाते हैं। रमनलाल अपने घर आकर अपने सारे हीरे और जवाहरात
उस घड़े में डालकर कई गुना बढ़ा लेता है। अरे वाह वाह वाह, अब तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका हूँ। परंतु आखिर इस घड़े में ऐसा है क्या? मुझे इस घड़े के अंदर झांक कर देखना चाहिए। रमन लाल अपनी मुंडी घड़े में डालकर अंदर झांकने लगता है। अरे अंदर से तो ये घड़ा बिल्कुल मामूली घड़े के जैसा लग रहा है। खैर कोई बात नहीं। तभी रमन लाल देखता है कि उस घड़े में से बहुत सारे उसके हमशक्ल बाहर निकल रहे हैं। अरे ये क्या, मेरे इतने सारे हमशक्ल? रमन लाल अपने इतने सारे हमशक्ल देखकर चौंक जाता है और जो जो रमन लाल बोलता वो उनके हमशक्ल भी बोलते। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे तुम लोग मेरी नकल क्यों उतार रहे हो? अरे तुम लोग मेरी नकल क्यों उतार रहे हो? चुपचाप चले जाओ यहाँ से। यहाँ मैं असली हूँ, तुम सब नकली हो। जाओ यहाँ से। चुपचाप चले जाओ यहाँ से। यहाँ मैं असली हूँ, तुम सब नकली हो। जाओ यहाँ से। अरे मेरी नकल करना बंद करो भाई। रमन लाल समझ जाता है कि जैसा जैसा वो करेगा वैसा वैसा ये हमशक्ल भी करेंगे। इसके बाद रमन लाल पैर उठाकर नाचने लगता है। सारे हमशक्ल भी नाचने लगते हैं। फिर वो अपने घर से बाहर निकलता है। सारे हमशक्ल भी घर से बाहर निकलते हैं। फिर वो अपने घर का चक्कर लगाता है। सारे हमशक्ल भी उसके पीछे पीछे घर का चक्कर लगाते हैं। फिर वो वापस अपने गेट के पास आकर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। सभी रुक जाते हैं। फिर वो भागकर अपने घर के अंदर आकर घर का दरवाजा बंद कर लेता है और खुश होता है। कैसे उल्लू बनाया। अपने सारे हमशक्ल को देखकर रमन लाल अपने मन में सोचता है, हे भगवान, लगता है ये हमशक्ल मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब मैं क्या करूं? मैंने क्यों उससे ये घड़ा ले लिया? अच्छा खासा अपनी जिंदगी जी रहा था। मैं अपने इतने सारे हमशक्ल के साथ नहीं जी सकता। हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी उस घड़े में से आवाज आती है, रमन लाल, मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो तुम मुझे वापस मेरे मालिक के पास छोड़ आओ, वरना तुम्हारे ये हमशक्ल तुम्हें पागल कर देंगे। मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैं अभी घड़ा रोहन को वापस करके आता हूँ। रमन लाल जल्दी से वो घड़ा लेकर रोहन के घर पहुँचता है। उसके पीछे पीछे उसके हमशक्ल भी आ गए। ये देखकर रोहन और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे मालिक, आप इतने सारे हो गए? अरे अरे रोहन भाई, अभी ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है। पहले तुम अपना ये घड़ा पकड़ो। इसे तुम ही रखो। मुझे नहीं चाहिए घड़ा, और मुझे माफ कर दो और कृपया कर इस बला को ठीक करो। मालिक, पर मैं ये कैसे ठीक करूं? रोहन, तुम मेरे मालिक हो। तुम मुझे जो आदेश दोगे मैं तुम्हारा कहाँ मानूंगी। तुम मुझे आदेश दो, फिर मैं इनके सारे हमशक्ल को गायब कर दूंगी। घड़े की बात सुनकर रोहन घड़े को आदेश देता है कि वह सारे हमशक्ल को गायब कर दे। रोहन के इतना बोलते ही वहाँ से सारे हमशक्ल गायब हो जाता है और फिर रमन लाल के जान में जान आती है। वो रोहन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और उससे अपने किए की माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। रोहन वापस अपना जादुई घड़ा पाकर बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी एक अच्छा और खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। नीले आँखों वाली बदसूरत सिंड्रेला परी। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक की दुनिया में फ्लोरा नाम की रानी परी रहती थी। रानी परी की एक बेटी थी, सेलिना। सेलिना बहुत ही खूबसूरत थी। अपने लाल बालों और हरी आँखों पर सेलिना को बहुत घमंड था। सेलिना परी बाकी परियों के साथ ज्यादातर वक्त परीलोक के बगीचे में बिताती थी। सभी परियां उसकी सुंदरता की अक्सर तारीफ करती थी। सेलिना परी को अपनी सुंदरता की तारीफ सुनना बेहद पसंद था। गुजरते वक्त के साथ सेलिना परी का घमंड भी बढ़ता चला गया। अब वो सीधे मुंह किसी से बात तक नहीं किया करती। रानी परी फ्लोरा अपनी बेटी सेलिना के इस बर्ताव से बहुत दुखी रहती और उसे खूब समझाती, लेकिन सेलिना परी सभी बातों को अनसुना कर अपने घमंड में चूर रहती। एक दिन की बात है, रानी परी फ्लोरा बगीचे में टहल रही थी। तभी उनकी नजर बगीचे में लगे आकर्षक नीले फूलों पर गई। उन नीले फूलों को देखकर रानी परी बोली, ओह, कितने सुंदर फूल हैं। काश मेरी एक बेटी होती जिसकी नीली आंखें हो और वो दिल की बहुत ही सुंदर हो।
हे परियों की राजमाता, मेरी विनती सुन लो। रानी परी फ्लोरा के इतना बोलते ही एक चमत्कार हुआ और तेज रोशनी के साथ उनकी गोद में एक नीली आंखों वाली नन्ही सी परी प्रकट हो गई, जिसे देख रानी परी बोली, ओह, परियों की राजमाता ने मेरी पुकार सुन ली। मेरी बच्ची कितनी सुंदर है, नीली आंखें और सुनहरे बाल। तुम कितनी प्यारी हो। मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ सिंड्रेला। तुम बिल्कुल उन नीले फूलों की तरह सुंदर और कोमल हो। सिंड्रेला परी का दिल बहुत अच्छा था और वो बहुत प्यारी थी। वो अपनी बहन सेलिना परी से बिल्कुल अलग थी। सिंड्रेला परी अपनी रानी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। उसे अपनी बड़ी बहन से भी बहुत प्यार था, पर सेलिना परी के मन में सिंड्रेला के लिए जरा सा भी प्यार नहीं था। वो सिंड्रेला परी की खूबसूरती से बहुत ही जलती थी। सेलिना परी हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि सिंड्रेला परी कभी भी महल से बाहर ना जाए, ताकि कोई भी सिंड्रेला परी की खूबसूरती ना देख पाए। इसलिए वो सिंड्रेला परी को बाहर जाने से रोका करती और उससे हमेशा झूठ बोलती। तुम कभी महल से बाहर कदम मत रखना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं, अगर तुम बाहर जाओगी तो लोग तुम पर काला जादू कर देंगे। सिंड्रेला परी अपनी बहन की हर बात मानती थी। वो वही करती जो वो कहती थी। रानी परी फ्लोरा भी यही चाहती थी कि सिंड्रेला परी महल से बाहर ना जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सिंड्रेला परी भी सेलिना परी की तरह घमंडी ना बन जाए। एक दिन की बात है, सिंड्रेला परी राजमहल के बगीचे में खेल रही थी। तभी उसने एक प्यारी सी तितली को बगीचे में उड़ते हुए देखा। वाओ, कितनी प्यारी तितली है। मैंने इससे पहले इतनी खूबसूरत तितली कभी नहीं देखी। ये कहते हुए सिंड्रेला उस तितली का पीछा करने लगी। वो आकर्षक तितली की खूबसूरती में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब परी महल से बाहर दूर निकल गई। लेकिन कुछ ही पल में वो तितली गायब हो गई। अरे, वो तितली कहाँ गई? अभी तो यही थी। सिंड्रेला परी यहाँ वहाँ हैरानी से उस तितली को ढूंढ ही रही थी कि तभी परीलोक की परियों ने सिंड्रेला परी को चारों ओर से घेर लिया और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगे। ये देख सिंड्रेला परी घबरा गई। मुझे महल वापस लौट जाना चाहिए, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। ये कहते हुए सिंड्रेला परी महल की ओर जाने लगी, लेकिन सिंड्रेला परी महल जाने का रास्ता भूल गई और गलत दिशा की ओर जा पहुंची। वो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि वो एक सुनसान जंगल में पहुंच गई। वो जल्दबाजी में अपने कदम बढ़ा रही थी कि तभी अचानक वो एक गहरे सुरंग में जा गिरी। कोई बचाओ मुझे! लेकिन उस जंगल में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वो इतना गहरा सुरंग था कि वो नीचे और नीचे जाती रही। वो मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कुछ देर बाद वो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो ऐसी जगह थी जहाँ अजीब किस्म के पेड़ पौधे और फूल दिखाई दे रहे थे। मैं कहाँ आ गई हूँ? ये जगह बहुत ही अजीब है। सिंड्रेला परी उस अजीब जगह में इधर उधर भटक रही थी कि तभी उसे एक खूबसूरत हवेली दिखाई दी, जहाँ सुमोना नाम की एक बुरी जादूगरनी रहती थी। सिंड्रेला परी घबराते हुए हवेली के अंदर दाखिल होने ही वाली थी कि तभी सुमोना जादूगरनी उसके सामने प्रकट हुई और बोली, कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ। मेरा नाम सिंड्रेला परी है। मैं दरअसल एक गहरी सुरंग में गिर गई थी और यहाँ पहुँच गई। मैं वापस अपने महल जाना चाहती हूँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मदद? मैं भला तुम्हारी मदद क्यों करूँ? मैं आपके बहुत काम आ सकती हूँ। मुझे घर का सारा काम करना आता है। मैं आपका सारा काम करूँगी। बस आप मुझे वापस महल जाने का रास्ता बता दीजिए। सिंड्रेला परी की बात सुन जादूगरनी सुमोना मन ही मन में सोचने लगी कि उसे मुफ्त में एक नौकरानी मिल जाएगी। फिर वो बोली, ठीक है, तुम कुछ दिन मेरे यहाँ काम करो। अगर मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा तो मैं तुम्हें वापस परी महल भेजने में तुम्हारी मदद करूँगी। अच्छा ठीक है, मुझे आपकी बात मंजूर है। पर मेरी एक और शर्त भी है। वो ये है कि तुम्हें यहाँ एक बदसूरत लड़की बनकर रहना होगा, क्योंकि कोई भी खूबसूरत चीज मैं अपने बेटे के नजदीक नहीं आने दूंगी, क्योंकि उसे उससे प्यार हो जाएगा और वो मुझे छोड़ देगा।
लेकिन रात को मेरे बेटे के सो जाने के बाद तुम अपने असली रूप में वापस आ जाओगी। ये सुन सिंड्रेला परी थोड़ा हिचकिचाई और जादूगरनी की बात मान गई। फिर जादूगरनी ने उस पर काला जादू किया और वो देखते ही देखते नीली आंखों वाली बदसूरत लड़की में बदल गई। अब यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ और जाकर मेरे बेटे का कमरा साफ करो। सिंड्रेला ने हाँ में सिर हिलाया और जैसे ही वो महल के अंदर गई तब उसने खाने की टेबल पर एक सुंदर नौजवान को खाना खाते हुए देखा। सिंड्रेला वहाँ रुकी और उसे देखने लगी। तभी वहाँ अचानक से जादूगरनी सुमोना प्रकट हुई और सिंड्रेला से बोली, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने मेरे बेटे की कमरे की सफाई करने के लिए कहा था। पर आप यहाँ अचानक कैसे? आप तो हवेली के बाहर थी ना? लगता है तुम भूल गई, मैं जादूगरनी हूँ, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ और ये मेरा बेटा विराट है। अब जाओ यहाँ से और जाकर जो काम कहा है वो करो। जी जादूगरनी, जा रही हूँ। जब सिंड्रेला कमरे में जा रही थी तब उसने उन दोनों की बातें सुन ली। माँ, क्या मैं कल बाहर घूमने जा सकता हूँ? मैं सच में बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझे डर है अगर तुम बाहर गए तो तुम मुझे छोड़ दोगे। अगले कुछ दिन सिंड्रेला ने जादूगरनी सुमोना के घर में एक नौकरानी की तरह काम किया। धीरे धीरे वो विराट की ओर आकर्षित हो गई और मन ही मन उसे पसंद करने लगी। वो सारा दिन भर जादूगरनी के बेटे विराट के बारे में सोचती रहती। जादूगरनी का बेटा कितना सुंदर है, काश मैं उसे अपने हाथों से एक खूबसूरत फूलों की माला दे पाती। ऐसा सोचकर सिंड्रेला ने एक दिन बगीचे में जाकर रंग बिरंगे फूलों की एक माला बनाई और रात होने का इंतजार करने लगी। रात को जादूगरनी सुमोना के सो जाने के बाद सिंड्रेला अपने असली रूप में आकर फूलों की माला लिए चुपचाप विराट के कमरे में दाखिल हुई। फिर फूलों की माला विराट के तकिए के पास रख उसे निहारने लगी और फिर चुपचाप वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह जब विराट सोकर उठा तो उसे लगा जैसे उसने कोई सपना देखा। बड़ी अजीब बात है, आज मैंने सपने में एक नीली आंखों वाली परी को देखा। उसने मुझे फूलों की माला दी थी। ये कहते हुए विराट की नजर तकिए के पास रखी फूलों की माला पर गई। उन फूलों की माला को देख विराट ने कहा, ओह, इसका मतलब वो सपना नहीं था, वो सचमुच की परी थी। मैं अभी जाकर नीली आंखों वाली परी को ढूंढूंगा जिसने मुझे ये सुंदर माला दी है। इतना बोलकर विराट अपनी जादूगरनी माँ को बिना बताए चुपचाप घोड़े पर सवार हुआ और नीली आंखों वाली परी को ढूंढने के लिए पहली बार हवेली के बाहर कदम रखा। काफी दूर चलने के बाद वो मन ही मन बोला, मुझे पता है वो परी मेरी हवेली के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं होगी। मुझे उसे ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना होगा। विराट अपने सपनों की राजकुमारी नीली आंखों वाली परी को ढूंढने काफी दूर निकल गया। दूसरी ओर सिंड्रेला ने विराट को हवेली से निकलते देख लिया था। वो भी विराट का पीछा करते करते जंगल से दूर नदी किनारे जा पहुंची। इत्तेफाक से सेलिना परी नदी किनारे अकेले ही पानी में अपनी छवि निहार रही थी। अपनी बहन सेलिना को देख सिंड्रेला फौरन उसके पास गई और बोली, मेरी प्यारी बहन, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। मैं सिंड्रेला हूँ। क्या कहा? तुम सिंड्रेला हो? पर तुम इतनी बदसूरत कैसे हो गई? ये सब जादूगरनी के काले जादू की वजह से हुआ है। प्लीज इस काले जादू को तोड़ दो। सेलिना अपनी बहन सिंड्रेला को एक बदसूरत लड़की में देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत परी बनकर रहना चाहती थी। वो बोली, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जाओ यहाँ से। मेरी प्यारी बहन, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे रानी माँ के पास ले चलो। सेलिना ने गुस्से से सिंड्रेला को जोर का धक्का दिया और वो दूर जा गिरी। तभी अचानक विराट वहाँ आ पहुँचा और सिंड्रेला का हाथ थामते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? विराट के छूते ही सिंड्रेला परी काले जादू से आजाद हो गई और वो अपने असली रूप में वापस आ गई। अपने सपनों की नीली आंखों वाली परी को देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे, तुम तो हवेली में काम करने वाली नौकरानी थी ना?
परी ने कैसे बदल गई? मैं वाकई में एक परी ही हूँ। दरअसल तुम्हारी जादूगरनी माँ ने अपने काले जादू से मुझे एक बदसूरत लड़की में बदल दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी खूबसूरत चीज तुम्हारे करीब आए। ये कहते हुए सिंड्रेला ने विराट को सारी बात बताई। ये सब सुन विराट हैरान रह गया और दुखी होते हुए बोला, मेरी माँ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगा। माना कि तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन तुम तभी खुश रह सकोगे जब तुम उन्हें माफ कर दोगे। सिंड्रेला को पहले जैसा खूबसूरत देख नदी किनारे खड़ी सेलिना गुस्से से तिलमिला गई। तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो नदी में जा गिरी और डूबने लगी। अपनी बहन को मुसीबत में देख सिंड्रेला नदी में कूद गई और सेलिना को डूबने से बचा लिया। सेलिना पुरी को अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ और उसने रोते हुए सिंड्रेला से माफी मांगी। तब सिंड्रेला बोली, मुझे पता है मेरी प्यारी बहन सेलिना, तुम्हारे दिल के कोने में मेरे लिए बहुत प्यार छुपा है। मैं जानती हूँ मेरी बहन दुनिया की सबसे प्यारी बहन है। ओह मेरी प्यारी बहन, मैं अपनी खूबसूरती के घमंड में इतनी चूर हो गई थी कि तुमसे हमेशा जलती रही। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। ये कहते हुए सेलिना ने सिंड्रेला को गले से लगा लिया। इस तरह दोनों बहनें एक हो गई और वहीं विराट ने भी हवेली लौटकर अपनी माँ से बात की। जादूगरनी सुमोना को भी अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने भी अपने बेटे से माफी मांगी। कोई बात नहीं माँ, मेरे दिल में हमेशा आपके लिए प्यार रहेगा। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। फिर विराट और सिंड्रेला परी ने एक दूसरे को अपने दिल का हाल बताया और बड़ी ही धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। दूसरी तरफ सेलिना परी का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वो अब सबसे प्यार से बातें करने लगी थी और वहीं रानी परी फ्लोरा को अपनी दोनों बेटियों पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। तो देखा दोस्तों आपने, हमें कभी भी खूबसूरती पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर दिल अच्छा होगा तो आप सबको खूबसूरत लगोगे।